अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मॉक टेस्ट 2 पंडित जी का मॉक टेस्ट जो है पंडित ग्रिप का, उसका मॉक टेस्ट सेकंड पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है। बढ़िया इस सेंस में है कि लगभग जैसा एग्जाम आता है लगभग वैसा ही इनका मॉक टेस्ट डिजाइन है, और मैं इसी मॉक टेस्ट को आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए मेरे बच्चे देखें, पहला सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस 25% डिस्काउंट 28% प्रॉफिट कमाता है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट, कह रहा है अगर आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के बेच दिया जाए तो प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट परसेंट विल बी, तो जो उसका लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा। परसेंटेज आप पढ़ें, जब जब कंपैरिजन चाहिए रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। हम ये बात भी जानते हैं कि सर CP जो होता है, अगर हमें CP MP का रेशियो चाहिए तो CP और MP में कहानी यह है राजा कि CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में 25 गया 75, और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में 28 जोड़ा 128। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब 75 की चीज जब वो 128 में बेच दे तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, 53 का। कह रहा अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो जो MP है वही सेलिंग प्राइस होगा। तो बाबू 53 का डिस्काउंट 75 पे, भैया जी सवाल में पूछ रहा है 100 पे कितना। अब देखिए ऑप्शन इतना नजदीक है कि तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कैसे समझे। 25 थी 75, 25 चौको 100, ये तो तय है कि बटे 3 सभी में। यहां देखेंगे यूनिट डिजिट 4 थी 12। अब हम उस ऑप्शन की तलाश करते हैं जिसका इकाई का अंक 2 आए। अब यहां देखिए 3 को 0 से किया 0, 0 में एक जोड़ा 2 नहीं आया, 3 एकम 3, 3 में एक जोड़ा 4 नहीं आ रहा, 3 एकम 3, 3 2 5 नहीं आ रहा 2। लेकिन अगर यहां आएगा 0, 0 में 2 जोड़ा 2, यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल पेपर में आने चाहिए और आते हैं। कह रहा भाई 52 पत्तों की 2 साधारण गड्डियों में से प्रत्येक एक पत्ता निकाला जाता है। देखो यार, सबसे पहले तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक गड्डी अलग है दूसरी गड्डी अलग है, तो एक दूसरे का कोई इंपैक्ट है नहीं। तो कह रहा है इनमें कम से कम एक पत्ता पान का इक्का हो। मेन लाइन ये है कि कम से कम एक पत्ता पान का इक्का हो। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस ऑफ हार्ट एज। तो बाबू हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने चांसेस हैं। अच्छा, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं मेथड 1 सिखा रहा हूं, फिर आपको मेथड 2 सिखाता हूं। मेथड 1 की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे 2 इवेंट है ना, नीचे तो 52 गुना 52 ही रहना है टोटल सैंपल स्पेस अगर हम बनाएंगे तो पहला ये कि भाई हमें कम से कम एक इक्का लाना है और 2 गड्डियां हैं। तो या तो ये हो सकता है कि दोनों इक्के आ जाए मेरे बच्चे, दोनों ही इक्के आ जाए, पहले वाले में भी इक्का आ जाए दूसरे वाले में भी इक्का आ जाए समझो। या ये हो सकता है कि पहले में इक्का आ जाए दूसरे में कोई और पत्ता आ जाए, या पहले में कोई और दूसरे में इक्का आ जाए। यही तो तरीके हो सकते हैं। आपने कहा हाँ सर, बटे में सैंपल स्पेस वही आएगा 52 गुना 52। और मजे की बात यह कि तीनों ही ऑप्शन में 2704 दे रखा है, 52 का वर्ग। अब कहानी ये समझनी है भाई, पहले में इक्का आने की और दूसरे में इक्का आने की प्रायिकता यही होगी, एक ही हो सकता, तो 1/52 1/52। आपने कहा हाँ। अब ये पहले में इक्का आने की 1/52 और दूसरे में ना आने की तो 51/52। भैया पान का इक्का तो एक ही हुआ ना, पहले में ना आने की तो 51/52 और दूसरे में आने की तो 1/52। ये हुई। हमारे पास 3 ही कैसे, तीनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 52/52 ही आया, तो 1 गुना 1 1 जमा 51 जमा 51। तो ये मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 1 और 1 2 और 1 3, 103 बटे ये वाली कहानी। अब 103 बटे 2704 ऑप्शन बी में दे रखा है, एक तरीका ही ये वाला।
दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये हो सकता है क्या कि हम इस तर्ज पे चले जाएं कि सर दोनों में ही इक्का ना आए, इस बात की क्या संभावना है? तो आपका ये तो बड़ा आसान है, 51/52 और दूसरे में भी 51/52, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई करें। अब एक में से ना होने की घटा दें तो होने की आ जाएगी। आप कहेंगे हाँ, बस सोल्व करेंगे आंसर। अब जब गुना करोगे तो 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 में से एक एक यानी 1 गुना 1 इकाई अंक 1 है, 4 में से 1 घटाएंगे इकाई अंक 3 आना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में इकाई अंक 3 आएगा वो मेरा आंसर हो। मेरे बच्चे मैं इस मेथड को आपको प्रीफर नहीं करूंगा या करूंगा, ये सारा खेल डिपेंड करता है ऑप्शन पे कैसे। अगर ये डिजिट मतलब वहां 3-3 ओरों में होता तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, तो सारा गेम कैलकुलेशन बचाने का, जबकि इस वाले में सिंपल हो रहा था। आइए जी, कह रहा भैया एन अमाउंट ऑफ 9500 वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर। कहता 9500 रुपए को 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, एक 8% पे, एक 3% पे। टोटल जो उसे इंटरेस्ट मिला है 2 साल में वो 800 है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करिए 3% पे, यानी योजना सेकंड में। मेरे बच्चे सबसे पहला तरीका है मिक्सचर का, कि हम 2 रेट ले लिए, मिश्रण की रेट निकालो, फिर प्रिंसिपल का रेशियो है, फिर उस रेशियो में बांटे। लेकिन यहां मैं आपको इस मेथड को सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब जब सवाल में ऐसा हो कि आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, जैसे ये 800 रुपए ब्याज है 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना है 400, और अगर 2 ही रेट दे रखी हो तो फिर मेरे बच्चे परसेंटेज में वो कुत्ते बिल्ली वाला तरीका नहीं है, उसको फॉलो करिए। कैसे भाई, 9500 रुपए प्रिंसिपल है, हाँ जी, 8% की रेट पे इन्वेस्टेड है, दूसरा 3%, और मुझे इसी की वैल्यू निकालनी। तो मैं कह रहा हूं 8% पे तो है ही, बस 5% कम है। देखो मैंने 3 को लिख दिया ऐसे। अब 8% तो सभी पे है, तो 9500 का 8%, 8 पंजे 40, 8 टाइम 72 और 4 76। तो हमारे हिसाब से 760 ब्याज बनना चाहिए, जबकि 1 साल का ब्याज बन रहा है 400। तो कहां गड़बड़ हो रही है 360 रुपए की? इसलिए क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट 5% कम है। तो जो 5% इंटरेस्ट कम है इस वाले हिस्से पे, उसकी वजह से 360 का डिफरेंस आ रहा है। 5% 360, तो 100% की वैल्यू कितनी? 36 दूनी 72, 720 के आगे एक जीरो। यानी मेरे बच्चे 3% के रेट से जो पैसा हमारा इन्वेस्ट है वो 7200 रुपए। कितना इन्वेस्ट है मेरे बच्चे? 7200 रुपए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा इन्वेस्ट है। यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर। मिश्रण से करोगे, मिश्रण की रेट निकालने में हो सकता है कि कैलकुलेशन वाइज आप फंसो, लेकिन ये उसी का बेहतरीन वर्जन है। अगर रेट 1 साल की निकाल पाओ और 2 साल की रेट, मतलब 2 डिफरेंट रेट में पैसा इन्वेस्ट हो। देखिए यार राजा, इस सवाल में तो कुछ खास करने का है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल काउंट करें तो एक्स, वाई और जेड, तो किसी एक को मैं फिक्स कर लेता हूं, बाकी 2 को रख देता हूं। मैं वाई और जेड को 1 1 रख लेता हूं। आप कहें 0 क्यों नहीं रख रहे? 0 रखते ही बटे में फंस जाओगे, इसलिए 0 नहीं। तो मैं y को 1 रखा, इसको 3 आया, ये -3 में 1 गया 2, 2 उधर जाएगा माइनस का, 2x = -2, तो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों -1। हाँ है ना? आई x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1, तो यह आया 4, और नीचे y z करेंगे तो 1 ही आया। यहाँ y का 1 आया और x z आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। यहां 27 ही आया, ये माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस। अब मेरे बच्चों ये 1/2 है, ये 27/2, घटाएंगे 27 में गया 26/2, यानी 13 आया। तो 4 + 13 है किसका आया? माइनस का आया। तो 4 - 13 करेंगे तो आंसर आया मेरे बच्चे -9। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। आइए बाबू 5वें सवाल पे। मेरे बच्चे आंख बंद करके एक काम कर लिया करो, डेसिमल को सबसे पहले सेटल कर दिया करो, उससे बहुत कुछ आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे? देखिए ध्यान से। यहां कितने अंकों पे दशमलव है? 1 और 1 2 पे, 2 पे, 2 पे। नीचे यानी 2 पे है तो इसे लिखना हो तो 1/10 की घातांक 2 लिख सकते हैं। आपने कहा जी हाँ, कोई आपत्ति नहीं। यहां 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। यहां 9 पे है तो 1/10 की घातांक 9 लिख सकते हैं। मैंने इसी कहानी को थोड़ा सिस्टम से लिख दिया।
अगर आपको आपत्ति ना हो। ये ऊपर जाएगा 10 की घातांक 9 बटे 10 की घातांक 2, यानी सोल्व करोगे मेरे बच्चे, ये आएगा 10 की घातांक 7। आपने कहा जी ठीक है। अब डेसिमल हट चुका है, 837 को ए मान रहे हैं, तो ए क्यूब आया, ये बी क्यूब आया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अगर ध्यान देंगे तो यहां ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी ही लिखा है मेरे बच्चे। ए बी से ए बी उड़ा दो, ए प्लस बी बचा, 837 और 163 कितना बचा जी, 1000, 1000 होता है 10 की घातांक 3, तो ये आया 1 बटे 10 की घातांक 3। बहुत सुंदर। किसी भाई ने कोई लोड है नहीं, यहां आओगे तो मेरे बच्चे ये 999 और 1000, 1000 का मतलब 10 की घातांक 3 बटे 3। अब डिवाइड को अगर इनटू करना है तो पलटोगे, तो 3 ऊपर नीचे 10 की घातांक 3। अब बेटा ये 6 घातांक हो गए, ये 7, तो 1 बचा, 10 दिए 30, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 30। आइए भैया, कहता है इन ए रेस ऑफ 180 मीटर आर बीट्स एस बाई 9 मीटर। 180 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हराता है। यानी मेरे राजा जितनी देर में आर 180 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में एस 9 मीटर कम, यानी 171 मीटर। कहता है 180 मीटर की अगर रेस हो तो आर एस को 9 मीटर से हरा देगा। मतलब अगर मैं इसका रेशियो लेने लगूं तो आप कहोगे देखो 9 दूनी 18 और 19 नहीं में 171, भाई अंकों का जोड़ 7 रेखा 8 9 से भाग जा रहा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि जितनी देर में आर 20 यूनिट भागेगा उतनी देर में एस भाग पाएगा केवल 19 यूनिट। अगर दोनों एक साथ भागना शुरू करें तो ये 20 भाग पाएगा, या 19, तो 1 यूनिट से रेस हरा देगा। आपने कहा जी हाँ। अब अगले में लैंग्वेज बदल दी। क्या कह रहे हैं, यदि एस को 36 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए और उनके बीच बराबरी कराने के लिए दूरी ज्ञात करें। क्या था, दोनों डेड एंड पे खत्म करें, मतलब एक साथ खत्म करें, तो रेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे हमें पता है कि भाई अगर हम इकट्ठे यानी यहां से चला के यहां पे एक साथ पहुंचाना चाहते हो, तो इसका मतलब इस केस में अगर 20 मीटर की रेस होगी तो हमें इसको 1 मीटर का क्या देना होगा, स्टार्ट। तभी तो ये जितनी देर में 19 दौड़ेगा उतनी में 20, तभी तो डेड एंड पे खत्म होगी। तो यानी 1 यूनिट का स्टार्ट दे सकता है, जबकि देना है 36 मीटर का। तो 1 यूनिट 36 मीटर, तो 20 यूनिट 20 गुना 36। इसका मतलब मेरे राजा 720 मीटर की रेस पूरी कराओगे तब जाके उसे 36 मीटर की स्टार्ट दी जा सकती है। उसी केस में दोनों एक साथ रेस पूरी करेंगे। आइए बाबू, देखो यार पेपर में आपको मेंस में लगभग इसी रेंज के सवाल मिलने। सवाल में कह रहा है द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज एम। कहता मध्य का एम है तो 2m + 5 का मान ज्ञात करिए। मेरे बच्चे पहले आंकड़े गिनते हैं, 3 3 6 और 3 और 1 10 आंकड़े। अगर आंकड़ों की संख्या विषम होती तब तो मुझे पता है कि m का मान इंटीजर में आना था, तो जो ऑप्शन उसमें से 5 घटा के चेक करना है 2 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि इंटीजर को 2 से गुना करके 5 जोड़ा है, तो आंसर में 5 घटा के 2 का मल्टीपल देखते। लेकिन यहां तो 10 है। अगर 10 है तो 10 का आधा क्या हुआ, 5, यानी 5th और 6th दोनों नंबर जो लेने होंगे उसका आधा करना। तो सीक्वेंस में लगाते हैं डाटा। पहला, फिर ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, ये पांचवा बना और ये फिर छठा बना। और हमें माफ करिए सीक्वेंस में ही लगाना था। तो 21 जमा 28 यह आया 49/2। और यही हमसे पूछा है कि m की वैल्यू क्या है, 49/2। अब करेक्ट 2m 2 से गुना करो प्लस 5 करो, इससे ही जोड़ा 2 से 2 49 5 54। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 54D मेरा राइट आंसर। देखिए यार प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नहीं, डिस्काउंट का सवाल है, माफ करिए। क्या था भाई, 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर y% और z% की 2 छूट दी गई है। बाद में ये आर्टिकल 1056 रुपए में बेचा गया। 1056 रुपए में बेचा गया। कितने की चीज, 1600 रुपए की चीज 1056 में बेची गई। देखो मेरे बच्चे, देखते ही समझ में आ रहा है कि 8 से भाग जा रहा है।
यहां से हिंट मिल गया। अब मैं देख रहा हूं 16 से भाग जाता है नहीं जाता, तो एक ओड है तो भैया 8 जोड़ेंगे, 8 64, 64 16 से भाग जाएगा। तो देखो मेरे भाई 1600 काटा 100, 16 छिक्के 96, 9 × 16 छिक 96। इसका मतलब 100 की चीज 66 में बेची तो कितने का डिस्काउंट? 34 का। और 100 पे 34 का डिस्काउंट मेरे बच्चे कहलाता है 34%। यानी मुझे अब ये देखना है कि कौन सा डिस्काउंट 34% दे रहा। क्लियर है? अब 34% ओवरऑल डिस्काउंट हमारे सामने आ गया। देखते हैं कौन कौन सा 34% दे सकता है। अब मेरे बच्चों यहां वाई और जेड दोनों ही निकालने, तो मुझे ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन को मानना पड़ेगा कि पहला ऑप्शन सही है फिर कैलकुलेट होगा। अगर पहला ऑप्शन सही है तो 22 और 15 कितना हो गया? 37.5। एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस करेंगे एक्स वाई तो गुना करेंगे, तो 22 को मत गुना करो, 11 गुना 2 को करो, तो 15 दूनी 30 और आधे का डबल 1 31। 31 को 11 से गुना करना आसान है भाई, ये तो सबसे आसान है ना 11 से गुना करना। 1 1 यानी यहां 1 आएगा। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, ये 2 अंकों का आएगा और यहां 1 है तो घटा के कभी भी पूर्णांक में आएगा ही नहीं 34%। देखो करके दिखाता हूं, 1 3 और 1 4 3, ये 3 यहां है, तो जब इससे घटाओगे तो पूर्णांक में आएगा ही नहीं ना। यहां 0 था, अगर यहां 0 होता तब तो बात बनती, या 5 था तो 5 आता, वो बन नहीं रहा। तो पहले वाला मेरे बच्चे गलत है, पहले वाला ऑप्शन गलत है। अब आते मेरे बच्चे बी ऑप्शन में, तो 4 और 31 कितना हो गया भाई? 35। तो x प्लस वाई तो आया 31 पॉइंट ना 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 35.25। अब मेरे बच्चे मुझे करना है, मतलब y इंटू जेड, इनको गुना करना है। तो देखो यार गुना करो ना, तो 31 को 4 से गुना करना तो 124 आ गया, 25 को 4 से किया 100, यानी 124 और 1 125। 2 अंकों पे डेसिमल लगाएंगे तो 1.25 घटाएंगे तो देखो 34 आ गया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? लेकिन इस सवाल में गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि इसका डी भी करेक्ट है। कैसे? देखो 25 और 12 37, और 25 गुना 12 होता है 3, 300, 100 से भाग देंगे 3 आया, 37 में 3 गया 34। तो बी और डी दोनों राइट आंसर है इसमें, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी, वरना ऑप्शन ए की आंसर आना था। आइए भैया, कहता है त्रिभुज एबीसी में खींचे गए लंब क्रम से विपरीत भुजाओं डी ई और एफ पर मिलते हैं। कहता है जी एक ट्रायंगल है बाबू, ये मेरे राजा कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीनों लंब खींचे गए और तीनों लंब कहां पे मिल रहे हैं? किसी पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, यानी ऐसे आ रहे होंगे, तो ये कोई पॉइंट पी है। तो कह रहा है जी ये वाला कोण दे रखा है 118 डिग्री का। तो आप ये बात जानते हैं कि इन दोनों का जोड़ 180 होता है, ऑर्थो सेंटर हो गया, ये 118 है तो ये 62 डिग्री होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि अगर हम इनके एंगल बाइसेक्टर खींच दें, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, तो ये वाला एंगल क्या होता है जी? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल दिस, तो 62 का आधा 31, 90 और 31 121। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो। देखो यार बहुत प्यारा सवाल है। अच्छी चीज क्या है कि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज में 3-3 वेन डायग्राम नहीं देते, यानी 3-3 चीजों का वेन डायग्राम नहीं बनवाते। सवाल अच्छा है, मैं इसे एक एग्जांपल लेके पहले डाटा में बहुत सारी चीजें सेट करा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैसे सवालों को सोल्व करना है। आइए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 3 मैंने कोई चीजें ले ली, मैंने कहा ये भैया क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये हॉकी खेलने वाले हैं और ये बैडमिंटन खेलने वाले। मैंने कहा यार 50 बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं, 60 बच्चे हॉकी खेलने वाले हैं और बैडमिंटन खेलने वाले 70 बच्चे। ठीक है जी, आपने कहा जी मामला सेट है। मैं अपनी तरफ से डाटा फिल करके दे रहा हूं आपको कुछ रिजल्ट समझाने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि भैया 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन तीनों खेल लेते हैं। इसका नाम मैं कुछ भी ले लेता हूं 5, इसका नाम ले लेता हूं 8 ले लेता हूं 8, इसका नाम मैं 12 ले लेता हूं। कुछ तो रखना ही है, रख दिया। अब बाकी कैलकुलेट करेंगे तो देखो यार 12 और 10 20, 20 और 8 नहीं 12 और 8 20 10 30, 70 में 30 गया, ये वाला डाटा आया 40।
12 और 5 17, 17 और 10 27, तो ये आया 33। ये 8 5 13 और 10 23, 50 में 23 गया, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 27। तो जब जब 3 का वेन डायग्राम बने तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में रखनी, कैलकुलेशन करते हो। देखिए मेरे बच्चे, अगर आपसे केवल यह पूछा जाए कि उन लोगों की संख्या बताओ जो केवल एक गेम खेलते हैं, ओनली वन, क्योंकि पेपर में अपने पास इतना समय नहीं होगा ना कि हम बनाए वेन डायग्राम, तो हमें अपने आंकड़ों का मैनिपुलेशन आना चाहिए। तो देखो यार, 27 और 33 कितना हो गया, 60, 60 और 40 100। तो हम कहेंगे केवल और केवल एक गेम खेलने वाले 16 होगा। अब मैं कहूं कि यार उन लोगों की संख्या बताओ जो केवल 2 गेम खेलते हैं, तो आप कहेंगे देखो सर बड़ा आसान है, 8, क्योंकि ये वाला जो डाटा है यही तो वो डाटा है जो केवल 2 गेम खेलते हैं, ये वाला, ये तो तीनों का। हाँ सर बात तो सही है, तो जोड़ोगे तो 12 और 8 20 और 5 25, बहुत सेट है। ये वो लोग हैं सर जो केवल 2 गेम खेलते हैं। अब मैं यार वो कहूं कि उन लोगों की संख्या बताओ जो तीनों गेम खेलते हैं, केवल 3 गेम खेलते हैं या 3 गेम खेलते हैं, तो आप कहेंगे जी संख्या 10। हाँ जी, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोर 2 और मोर गेम, 2 और मोर गेम, दो या 2 से ज्यादा गेम खेलने वाले, तो आप कहेंगे ये 2 और ये 2 से ज्यादा, 25 और 10 35। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने जो गेम खेलते हैं, इन सारे लोग कितने कुल मिला के, तो आप कहोगे देखो सर 100 और 25, 125 और 10 135, 135 लोग हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ टोटल पर्सन, यानी कुल मिला के लोगों की जो संख्या है मेरे बच्चे वो 135 ही है। यानी 135 ही लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। अब आप कहेंगे सर आप ये पढ़ा क्यों रहे हैं, ये चीज क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो 3 पे सवाल पूछते हैं और उस समय हम ना तो वेन डायग्राम बनाने की सिचुएशन में होंगे ना फार्मूला लगाने की में। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे ये कह दूं कि यार उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो 2 या 2 से ज्यादा गेम खेलते हैं, आप कहें 35, बहुत आसान है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इस वाली चीज को ना बताऊं, आपको ये डाटा ना बताऊं, ये डाटा ना बताऊं, ये डाटा भी ना बताऊं, ये आंकड़े भी ना बताऊं, ये आंकड़े भी ना बताऊं, ये आंकड़े भी ना बताऊं, सिर्फ ये बता रहा हूं और ये बता रहा हूं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता रहा हूं कितने, कि भाई कुल मिला के 135 आदमी है। अब मुझे ये बता के बताओ कि भाई क्रिकेट 50, हॉकी 60, बैडमिंटन 70, टोटल कुल मिला के 10 लोग ऐसे हैं जो तीनों जगह घूम रहे हैं। तो मुझे उन लोगों की संख्या ज्ञात करके बताओ मेरे बच्चे जो केवल और केवल 2 या मतलब केवल नहीं, जो 2 या 2 से ज्यादा गेम खेलते हैं, तो उनकी संख्या कैसे निकालोगे? तो मेरे बच्चों इसके लिए इस सवाल को तैयार करा रहा हूं जो आगे से ध्यान रखना। एक ही तरीका, इन सबको जोड़ लेना, फार्मूला मत लगाना, लिखने में समय लगेगा या उसको सोचने में। तो 50 और 60 110 और 70 180, तो 180 हमारे हिसाब से आ रहे हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है एक्चुअल में वो 135 है। घटाओगे कितना आया, 45। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 45 लोग आए, इस 45 में से अगर ये वाले 10 हटा दोगे तो मेरे बच्चे 35 लोग बचेंगे, और ये 35 वो लोग बचेंगे जो 2 या 2 से ज्यादा गेम खेलते हैं। और अगर इस 35 में से भी 10 लोग दोबारा से घटा दोगे ये वाले, तो ये वो लोग बचेंगे जो केवल 2 गेम खेलते हैं, जो केवल 2 गेम खेलते हैं, ध्यान देना, जो केवल 2 गेम खेलते हैं ये वो लोग बचेंगे। आपके सवाल में एग्जैक्टली पूछा क्या हुआ उस पर चर्चा करता है। कहता है क्लास में 45 बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है, मैं सवाल बता रहा हूं करना कैसे वो भी समझो। 45 बच्चे, वो बच्चे भैया जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है वो 18 है, और वो बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया है वो 25 है, और वो ढक्कन जिन्होंने तीनों चीजें ऑप्ट की हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, वो मेरे भाई केवल 5 बच्चे हैं। नंबर ऑफ टोटल पर्सन यानी कुल मिला के जो आदमी है वो है मेरे बच्चे 65। अब मुझसे सवाल में क्या पूछ रहा है,
मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इस बात की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए दैट दिस स्कूल ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम क्लास 11 विल हैव चूजन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। कहता अगर क्लास से एक बच्चा रैंडमली चुना जाए तो इन तीनों सब्जेक्ट में से केवल एक सब्जेक्ट वाले बच्चे कितने होंगे, इसकी संभावना ज्ञात करिए। तो आप कहेंगे देखो सर फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 65। अब इसमें से वो बच्चे चाहिए जिन्होंने एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट चूज किया है, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट चूज किया है। अब कहानी ये है मेरे बच्चे कि केवल एक सब्जेक्ट चूज कराना है अगर हमने, तो हमें ये समझना होगा, देखो 65 तो बटे में सभी के आ रहा है तो छटनी होनी। अब आप एक बात समझना, माफ करिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं उन बच्चों की संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट चूज किया है, तो उसको निकालने का एक तरीका है कि टोटल स्टूडेंट ले लो और उसमें से माइनस कर दो उन बच्चों को जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, किसी ने 2 लिए होंगे या 2 से ज्यादा लिए होंगे। तो टोटल स्टूडेंट से अगर आप 2 या 2 से ज्यादा वाले हटा देंगे तो मेरे बच्चे वो बच्चे निकल के आ जाएंगे जिनके पास एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट है। अब 2 या 2 से ज्यादा निकालने वाले का मैंने सीधा सीधा लॉजिक बताया बिना फार्मूले के। करना क्या भाई, टोटल में से ये बच्चे हटा लो, यानी इस जोड़ में से ये बच्चे हटा दो, वरना आपको फार्मूला लिख के फिर कैलकुलेट बाद में करना पड़ेगा। उसमें से 10 घटा देंगे तो वो बच्चे आ जाएंगे 2 या 2 से अधिक, इसमें से फिर ये 10 वाला हटा देंगे तो वो बच्चे आ जाएंगे जो एग्जैक्टली केवल 2 सब्जेक्ट है। तो इस कैलकुलेशन के आधार पे आप हर एक सिंगल क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो 3 में, बस आपको ये कैलकुलेशन समझनी है। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके मैं सवाल ले रहा हूं कि भाई टोटल बच्चे 65 है, इनका जोड़ करें तो 45 और 25, 4 2 6 70, 70 और 18 88। तो 88 में से टोटल बच्चे 65 हटा दिए तो कितने हैं भैया, 8 में 5 गया 3, 8 में 6 गया 2, 23। अगर इसमें से मैं वो बच्चे हटा दूं जो तीनों में कॉमन है तो 23 में 5 गया 18। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 18 वो बच्चे होंगे जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए। अगर आपसे पूछा जाए केवल वो बच्चे बताओ जिन्होंने केवल 2 सब्जेक्ट लिए, तो 18 में से फिर ये कॉमन वाला 5 हटा दोगे तो मेरे बच्चे ये 13 आया, और ये 13 वो बच्चे होंगे जो ओनली 2 वाले होंगे। मुझे चाहिए एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो टोटल 65 बच्चे हैं, तो 65 में से 2 या 2 से ज्यादा वाले 18 है, वो घटा देंगे तो 15 में 8 गया 7, तो 47 लोग वो होंगे जिनको एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट होगा। तो आंसर आएगा 47 बटे 65। आपको ना तो कोई कैलकुलेशन में बहुत दिमाग दौड़ाना है ना कुछ और, बस इतनी बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से अपने सवाल को सोल्व कर पाएंगे। ये मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने ये वाला डाटा आपको लेके क्लियर कराई चीज है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि चीजें जब मिसिंग हो तो कैसे मिसिंग होती है और क्या क्या पूछ सकता है, ये बताने के पीछे का उद्देश्य था। क्लियर है भाई? देखिए जी, इस सवाल में मेरे बच्चे कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर की कीमत में 24% की कमी से एक खरीदार 2375 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक पाउडर खरीदता है। मेरे बच्चे 2375 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक पाउडर खरीदता है, यानी 2375 रुपए ही मेरे बच्चे पहले खर्च कर रहा था, इतना ही पैसा अब खर्च कर रहा है। कह रहा जी कीमत 24% घट गई, 24 4% 1/25, 24% 6/25। तो अगर कीमत 24% घट गई तो इसका मतलब उसके पास पैसा भी 24% बच जाना चाहिए था। आपने कहा जी हाँ, इतना पैसा उसको बच जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, पैसा नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो पैसा उसको बचना चाहिए था, यानी महंगाई कम हुई तो पैसा कम खर्च होना चाहिए था, यानी जो बचत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राजा वो 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद ले रहा है, तो करंटली वो इतने पैसे में 5 किलो ज्यादा चीनी ले रहा है। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे राजा एक बात बताओ, आपको एक बात तो समझ में आ रही है, वो ये कि ये नंबर कोई भी ऐसे नहीं है जो 6 को काटे। 6 को काटने का मतलब है कि कोई भी संख्या 6 को काटेगी तो 3 को भी काटनी चाहिए, यानी 3 से भाग होनी चाहिए। तो मुझे सबसे पहले देखना है 3 से भाग कौन सी जाएगी। तो 5 2 7 1 8 नहीं जा रही, 5 3 8 1 9 ये भी नहीं जा रही, ये भी नहीं जा रही, 5 और 4 9 ये भी नहीं जा रही। तो मेरे बच्चे 4 1 5 1 6, केवल और केवल ऑप्शन डी ऐसा है जो मेरा 6 से भाग जा रहा, बाकी कोई जा ही नहीं रहा। तो आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा राइट आंसर हुआ। हाँ जी, आइए भैया
कहता है 6 मीटर की आंतरिक त्रिज्या वाला एक कुआं 8 मीटर गहरा खोदा गया। इसमें से निकाली गई मिट्टी को तटबंध बनाने के लिए इसके चारों ओर 2 मीटर की चौड़ाई तक समान रूप से फैलाएगा। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ये बताओ कि जो ये कुआं खोदा गया है इस कुएं का वॉल्यूम कितना है। कहता है रेडियस है 6, हाइट है 8, तो भैया वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर, आर यानी 6 का वर्ग 36 और हाइट हो गई मेरे बच्चे 8। अब इस मिट्टी को हमने कहां फैलाया, उसके चारों तरफ कितनी दूरी तक, 2 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया गया। यानी ये सर्कल था, इसकी रेडियस थी 6, ये कुआं था। अब इसके चारों तरफ 8 वाला, 6 और 2 8। तो मेरे बच्चे इस वाले हिस्से पे हमने मिट्टी डाली है, तो इस पे जो मिट्टी डली उसका वॉल्यूम बताना है। तो आप कहेंगे देखो सर इसका बेस एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े में से छोटा घटाए, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36। तो 64 में से 36 घटाओगे राजा, 14 में 6 गया 8, 5 में 3 दिया 2, 28। तो इसका बेस एरिया आया पाई 28। मान लेते हैं जी एच हाइट तक ये कारनामा हुआ होगा। तो यही पूछ रहा है कि भाई एच की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो पाई से तो मेरे राजा पाई कटा है, हाँ जी। एच की वैल्यू निकालनी है तो 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी मेरे बच्चे 72/7, जो कि मेरा ऑप्शन ए है। देखो यार इसमें मैं कुछ शॉर्टकट बताऊं तो है क्या कहानी कि 36 पे ले सकते हैं कि भाई 36 9 से भाग जा रहा है, लेकिन है क्या कि इतना सिंपल है कि सीधा ही दिख रहा है, तो मैं क्यों ही कानूनी कार्रवाई लगाऊं सवाल में फालतू की। आइए राजा, कहता है यदि 5 अंकीय संख्या 11 और 21 से विभाज्य है तो एक्स वाई का मान बताना, क्योंकि एक्स वाई आ गया तो सब कुछ आ गया। देखो मेरे बच्चे यहां पे 11 21 का मतलब हुआ 3 और 7 से भाग होना चाहिए, तो आपको 7 भी चेक करना पड़ेगा, 3 आसानी से चेक हो जाएगा, और 11 भी चेक करने में दिक्कत आएगी क्योंकि दोनों डिफरेंट पेयर में है। तो यहां मेरे हिसाब से जो तरीका होना चाहिए वो यही कि आप 21 और 11 का एलसीएम उठा लो। 11 और 21 का एलसीएम अगर मेरे राजा उठाएंगे तो आप जानते हैं 11 21 का था 3 गुना 7 है ना, तो 11 21 में कुछ कॉमन तो आना नहीं है, तो 1 2 1 3 2 231 एलसीएम। आप 688 एक्स वाई को 231 से भाग दे लो सीधा, 688 एक्स वाई, और यहां डिजिट 9 ही रख लेते हैं, बस इतने पे चेक कर लेते हैं। अब देखो यार 3 पे तो जाएगा नहीं, 23 3 69 हो जाएगा, 2 पे जाएगा मेरे बच्चे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 8 में 2 गया 6, 8 में 6 गया 2, और मेरे बच्चे 6 में 4 गया 2। अब उतारते हैं 9, फिर 23 से लेके जाते हैं, 10 पे तो लेके नहीं जाना, 9 पे लेके जाते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27, और 9 दूनी 18 और 2 20, 9 में 9 गया 0, 16 में 7 गया 9, 190, उतारा 9 मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे फिर से 8 पे लेके जाएंगे, 8 एकम 8, 8 3 24, और 8 दूनी 16 और 2 18, बहुत बढ़िया, 9 में 8 गया 1, 10 में 4 गया 6, तो मेरे बच्चे शेषफल मेरा निकल के आया 61। अब आप जानते हैं कि इसमें से 61 घटा दो तो जो आंसर आएगा वो ऐसा होगा जो इनसे भाग जाएगा, तो 61 घटाएंगे तो मेरे बच्चे 9 में से 1 गया कितना आया रे 8, और 9 में 6 गया 3, तो 38। तो x का मान 3 और y का मान 8, बस ये रखना है। x का मान 3 रखेंगे तो 8 3 24, y का मान 8 रखेंगे तो 8 3 24, और ये 24 है, तो बस आंसर आ गया मेरे बच्चे 24। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिटरली इस पे सलाह ये दूंगा कि अगर आप 3 से चेक करेंगे एक्स वाई का जोड़ा बनाएंगे, फिर आप 11 से चेक करेंगे वहां पे जोड़ा बनाएंगे, और फिर आपको वापसी से 7 पे भी जाना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाती कैलकुलेशन, इसलिए मैंने सिंपली डिवाइड किया। वैसे ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2018 का है। आइए बाबू देखिए यार ये तो बड़ा ही आसान होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यह आएगा 12, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हुआ 64, 64 में 1 गया 63, तो 63/64 एक ही जगह, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहते हैं इन्हें सर्कल ए बी एंड डी सी आर 2 कोड्स। कहते हैं एक सर्कल है और उस सर्कल में ए बी और डी सी 2 कोड्स हैं। ये कोई सर्कल है मेरे बच्चे और 2 कोड है ए बी और डी सी, अच्छा कोड है ए बी और डी सी, 2 जीवाएं हैं, ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता है तो पी पर मिलती है, ठीक है। एक ए बी है मेरे बच्चे, एक डी सी, डी सी ए बी। कहता जी दोनों को आगे बढ़ाया गया, किसी पॉइंट पी पर मिलते हैं। यदि पीसी का मान 4.8,
पीबी का मान 6.4, एपी का मान मेरे बच्चे 7.8 है, तो ये वाली वैल्यू 7.8 है। अब मुझसे पूछ रहा है सीडी का मान बताओ, तो मुझे पता है कि 6.4 गुना 7.8 बराबर होगा मेरे बच्चे 4.8 गुना पूरी साइड डीसी डीपी। अब देखो यार, इसमें कुछ कट रहा है, 8 छिंग 48, 8 16 30 48, 16 चौको 64, 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 26 30 78, 26 चौके 4 छिक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये आएगा मेरे बच्चे 10.4, यानी ऑप्शन ए। लेकिन 10.4 जो आया मेरे बच्चे, माफ करना, वो तो ये वाली लेंथ आई, मुझे चाहिए डीसी, तो 10.4 में से 48 घटाना होगा, तो फिर मेरा आंसर आएगा। तो वो है मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि एबीसी ने 5 6 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की और जो समय लगाया है, नहीं प्रॉफिट दे रखा है और हमें पूछा इन्वेस्टमेंट का। तो देखो मेरे बच्चे, हमें प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2-4-5, 2-4-5, और मेरे बच्चे कैपिटल का जो रेशियो 5-6-8। हमसे सवाल में पूछ रहा है टाइम का रेशियो बताओ, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब क्या करें जी, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मेरे बच्चे 5 3 8 का एलसीएम ले लो। 5 3 8 का एलसीएम आएगा जी शायद 15 8 120, तो 120 से भाग करेंगे तो ये आएगा 48, मतलब 120 से सबको गुना करेंगे। इसे देखेंगे तो मेरे भैया 8 5 40 दूनी 80, बस इतने में पता चल जाएगा 48 80 कहाँ है, तो 48 80 एक ही जगह आ रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है सीता ने 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16,430 रुपए का ऋण लिया। वह 2 वर्षों में 2 बराबर किस्तों प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। प्रत्येक किस्त का 1/4 मूल्य ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, रेट है 12%, 12% की फ्रैक्शन 3/25 होगी, तो हम कहेंगे 1 साल में 25 से 28 हुई, तो 2 साल में मेरे बच्चे 625 से 784, यानी वर्क करना है। अब सवाल में कह रहा है दोनों किस्तें बराबर है, बराबर किस्तें, तो भैया बराबर करने के लिए इधर 28 से करोगे, इधर भी 28 से करना है। अब मेरे बच्चे 25 25 625 3 और 75, तो यह आया 700, तो इसका मतलब 784 की जो पहली किस्त गई है उसमें कर्जा उतरा है 700, दूसरी 784 की किस्त में कर्जा उतरा है 625, तो टोटल 1325 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों कर्जा उतरा है। तो आपकी हर किस्त का मान होगा 784 रुपए, जबकि 1325 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16,430 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16,430 बटे 1325। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है जी जो किस्त है उसकी कीमत मत बताओ, उसका 1/4 की कीमत बताओ, तो यानी 784 का 1/4, 1/4 निकालोगे तो यह आएगा 196। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आप करने जाएं तो, लेकिन हम यहां से एक काम तो कर सकते हैं, और वो काम ये है मेरे बच्चे कि डिजिटल सम लगाते हैं, लेकिन बटे 9 ना बने, तो 5 3 8 और 1 9, 2 बचा, तो 5 से नीचे गुना 5 से ऊपर। अब डिजिटल सम से चेक करते हैं, 6 और 3 9, ये आया 5, ये 9 गया, 6 और 1 7, तो मेरे बच्चे 5 7 है 35, 35 का डिजिटल सम 3 और 5 8 बना, 8 5 40, 40 का डिजिटल सम 4 बना। अब हमें देखना किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ रहा है। देखो यार 4 3 7 2 9 4 आ रहा है, 5 4 9 ये नहीं बैठेगा, 6 2 8 2 10 1 आएगा, 4 4 8 2 10 और 2 12 3 आएगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए ही ऐसा ऑप्शन है जो सेट बैठ रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल ऐसा होता ये कि डिजिटल सम से सेट नहीं होता या 2-3 ऑप्शन के डिजिटल सम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, फिर मैं जाता हूं यार डिविजिबिलिटी रूल पे, क्योंकि मैं काटने पीटने तो नहीं जाऊंगा। मुझे पता है 196 8 से, नाराज क्यों है भाई, 8 से भाग जा रहा है। अगर 8 से भाग जा रहा है मेरे बच्चे, तो मैं यहां क्या करूंगा, ऑप्शन देखूंगा कौन कौन से 8 से भाग जा रहे हैं। आइए राजा, मेरे बच्चों आप ये बात जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू कोस बी होता है। साइन ए इक्वल टू कोस बी होता है कब, जब ए प्लस बी का मान 90 हो। तो एक्स प्लस वाई यहाँ 3 टाइम है, तो टोटल 4x प्लस वाई, ये जो वैल्यू है मेरे बच्चे ये 90 होगी। आपने कहा जी बिल्कुल 90 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए 6 टाइम्स,
तो भैया 6 से गुना करो, 4 से भाग। तो यहां पे भी 6 से गुना, 4 से भाग। तो ये हो गया 6x प्लस वाई आ गया। यहां देखोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटा 45, दिए 135, और कोट 135 का मान होता है -1। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई इस एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। कहता है इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 13। कहता है x और y दोनों जो हैं, दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 है। मतलब x भी 13 का मल्टीपल है और y भी 13 का मल्टीपल है। अब कह रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ बताओ। अब मेरे राजा यहां पे x है यानी ये 13 का मल्टीपल है, यहां पे y है ये 13 का मल्टीपल है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में जो ये पहले वाला एक्सप्रेशन, यहां से देखिए ये वाला एक्सप्रेशन ये 13 से भाग जाएगा, ये भी y 13 से भाग जाएगा, यानी पूरा एक्सप्रेशन 13 से भाग जाएगा। ऐसे यहां पे भी देखेंगे तो ये 13 से भाग जाना, ये 13 से, यानी ये एक्सप्रेशन भी 13 से भाग जाएगा। तो ये तो तय है कि मेरे बच्चे इन दोनों का एचसीएफ भी 13 से भाग जाना चाहिए। अब 13 से भाग होने वाला क्या है? 90 भाग जाता है? नहीं। 72 जाता है? जी नहीं। 120 जाता है? नहीं। तो मेरे बच्चे केवल और केवल 78 13 से भाग जा रहा है। आइए बाबू, कहता टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। कहता भैया दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही साइज के हों। कहता बाह्य रूप से टच करते हैं। ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ए बी जो है इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जी। टू द टू सर्कल ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ए और बी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सी ए बी, सी के बारे में बताया था यहां, तो कहता सी ए बी बताना है। सी ए बी, ये वाला एंगल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 55 डिग्री का। 55 डिग्री। आप ये बात जानते हैं ये 55 का, ये हमें निकालना है ए बी सी कितने का होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्यों होता है जी 90 डिग्री का? इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट से एक टेंजेंट जब हम खींचेंगे तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ये उतनी ये, तो ये बेसिकली एक सेमी सर्कल बन जाता है। अगर हम इसको डायमीटर मान ले तो ये एक सेमी सर्कल बनता है, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 हो जाता है। तो ये 55 और इसका 90 होगा, तो 55 में 35 जोड़ने पे 90 आएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए बाबू देखिए मेरे बच्चे, एवरेज का क्वेश्चन कहता है कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिनमें से 26 से ही 2/3% लड़के हैं। 26 से ही 2/3 का मतलब 80/3। 80/3% की फ्रैक्शन बनाओगे मेरे राजा, 20 चौक 80, 20 5 100, 5 4/15। कहता है 4/15 लड़के हैं, मतलब 15 में से 4 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई बाबा? 11। तो मेरे बच्चे ये लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात है। और बाकी लड़कियां, विज्ञान में लड़कियों के औसत अंक लड़कों के प्राप्त औसत अंक से 66 से 2/3% अधिक है। फ्रैक्शन आई 2/3। कहता लड़कियों के एवरेज मार्क्स लड़कों से ज्यादा है, यानी एवरेज मार्क्स लड़कियों के अगर 3 है, नहीं लड़कों के अगर 3 है तो लड़कियों के 2 ज्यादा, यानी कितने हैं? 5। तो कहते हैं यदि सभी छात्रों के औसत अंक 201 है तो बताओ लड़कियों के औसत अंक एक्चुअल में क्या है। मेरे बच्चों ध्यान देना, आप ये समझो ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 4 है, लड़कियों की संख्या 11। हम इसी को एक्चुअल लेके चल लेते हैं। अब मुझे एवरेज निकालना है, या तो आप मिश्रण से एवरेज निकाल लें, या फिर आप जो क्लास में पढ़ते हुए एवरेज का तरीका वो निकाल लें कि भाई ये औसत अंक है, मैं मान लेता हूं औसत है 3। आपने कहा जी ठीक है, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 है मेरे बच्चे तो यहां तो 0 हो गया, और यहां 3 से 2 ज्यादा, तो 11 पे 22 ज्यादा आ गया, तो कुल मिला के औसत से 22 ज्यादा आ रहा, और कितने बच्चों पे? 11 और 4 15 बच्चों पे। आपने कहा जी मामला तो सेट है, तो यानी औसत जो होगा वो 22/15 ज्यादा होगा। 15 थी 45 और 22 कितना हो गया? 67। यानी एक्चुअल में जो एवरेज आएगा वो 67/15 यूनिट आएगा, अगर हम लड़कियों के 5 यूनिट स्कोर माने और लड़कों का 3 यूनिट, जबकि एक्चुअल में दे रखा है 201। तो 1 यूनिट की वैल्यू 67/12, 12 प्लट के ऊपर 67 से काटेंगे 3 पे जा रहा है। अब हमसे पूछा क्या लड़कियों के औसत अंक क्या थे, तो लड़कियों के 5 थे, गुना 5। तो देखो यार 12 3 36, 36 5 180 है, 36 5 5 3, देखना भाई कहां गड़बड़ है। 3 7 21,
यहाँ गड़बड़ है भाई, यहाँ 15 था, बटे 15 था, माफ करना, बटे 15 था, तो 15 पंजे 75, 75 गुना 3 करेंगे तो आंसर आएगा 225। 225 माफ करिएगा। आइए बाबू, आइए ना हमरा बिहार में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझिए, और मेरे भाई आपको कंप्लीट मीन्स हम कराने लग रहे हैं। आज की क्लास मैंने मीन्स की नहीं ली है 9 बजे, क्योंकि हमने ये मॉक टेस्ट कराया है। कल से आपकी आगे की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और वो रुकेंगी नहीं। आप देखिए ध्यान से, देखो यार, यहां से कोस थीटा अगर कॉमन ले ले तो आप कहेंगे ये बचा 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, और नीचे अगर ध्यान दें, स्क्वायर बाद में टैकल करेंगे, नीचे साइन कॉमन ले ले तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब आप ये बात जानते हैं, ये भी कोस 2 थीटा का फार्मूला है, ये भी कोस 2 थीटा का फार्मूला है, तो कोस बटे साइन क्या आ गया, कोट, और बाहर स्क्वायर था तो कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी। मैंने सीधा कॉमन लेके खत्म कर दिया। अरे ना 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 भाई, मैंने गलत बताया, +1 भी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो कोट स्क्वायर थीटा +1, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। माफी बच्चे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर 7 1। लेट के बी ए प्राइम नंबर। कहता के एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से बड़ा है, तो के स्क्वायर प्लस 19 इज डिविजिबल बाय 12, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मेरे बच्चे एक बात समझना, पहली चीज ये, उसने जो ये शब्द लिखा है ना, लेट के बी ए प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा प्राइम नंबर है। तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हर हाल में 6 के मल्टीपल से, किससे मेरे बच्चे, 6 के मल्टीपल से एक बड़ा या एक छोटा होगा। कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा तो हर हाल में 6 के मल्टीपल से एक बड़ा या छोटा हो। अब यहां है के स्क्वायर, तो अगर आप के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये तो 36 एम स्क्वायर आएगा, बिल्कुल ठीक है। प्लस माइनस 1 होगा, नहीं सर +1 ही होगा हमेशा, इसमें दिक्कत ही नहीं है, और माइनस में 12 एम आए या प्लस एम आए 12 है। तो के स्क्वायर की वैल्यू ये है, +19 करना है। सवाल में कह रहा है जी इसे 12 से भाग दें, तो मेरे राजा 12 से ये भाग चला जाएगा, ये भाग चला जाएगा, तो 1 और 19 20, 20 को 12 से भाग देंगे, 12 कम 12, रिमाइंडर आया 8। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। कहता है एक 7 मंजिला इमारत की छाया 42 है, यानी ये 7 है तो ये भैया 42 है, तो यानी 6 गुना 6 टाइम्स है। तो कह रहा है कि भैया उस इमारत की ऊंचाई ज्ञात करिए जिसकी छाया 126 है। तो हाइट 1 है तो शैडो 6 है, तो 6 यूनिट 126, तो 1 यूनिट 21, तो यानी मीनार में 21 मंजिलें होंगी। कितनी मंजिला इमारत होगी मेरे बच्चे, 21 मंजिला इमारत होगी। आइए बाबू, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ये एंगल 100 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है आर एस क्यू में से पी एस आर हटाना। आइए मेरे बच्चे, अगर आप समझ गए हैं तो ध्यान से देखिए, और मेरे प्यारे बच्चों इन सारे ही क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए और चैनल को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि पी क्यू सर्कल का डायमीटर, अगर पी क्यू सर्कल का डायमीटर है तो सेंटर पे 100 बना है, तो ये वाला एंगल 50 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ये 50 डिग्री आया, ये 50 है। अब मेरे बच्चों ये सर्कल का डायमीटर है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये डायमीटर है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो ये 90 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल क्या है, 40 डिग्री। तो मेरे बच्चे 50 और 40 का डिफरेंस कितना आया, 10 डिग्री। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तो आंसर हो जाएगा मेरे राजा 10 डिग्री। आइए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है ग्राउंड ऑफ मैन कमिटेड टू कंप्लीटिंग ए टास्क इन 30 डेज बट द वर्क वाज कंप्लीट इन 50 डेज। कहता है कुछ आदमी मिलके किसी काम को 30 दिन में पूरा करने की सोचते हैं, लेकिन आदमी कम हो गए तो इस वजह से काम 50 दिन में पूरा हुआ। तो ये आया इनके टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं 3-5। आपने कहा जी हाँ। तो अगर मैं कहूं कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, 5-3। आप कहेंगे सर एफिशिएंसी का तो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है।
मेरे बच्चे सच तो ये है कि सारे आदमियों की एफिशिएंसी बराबर है, तो इसका मतलब ये आदमियों का रेशियो आ गया, नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो आ गया, आदमियों की संख्या का अनुपात आ गया। मतलब पहले 5 आदमी थे तो अब 3 आ गए, तो कितने कम हुए? 2 यूनिट, जबकि 12 कर्मचारी घटे हैं। 2 यूनिट 12, 1 यूनिट 6, 6 5 30, तो पहले से 30 कर्मचारी सवाल में थे। यानी पहले 30 कर्मचारी थे मेरे प्यारे बच्चे जो इस काम को कर रहे थे। आइए बाबू, कह रहा भाई ABC की इनकम का रेशियो दे रखा है। ABC की इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दिया हुआ मेरा राजा? यह है सर 4 5 6, और इनकी खर्चे का रेशियो दे रखा है, कितना है जी? 2 3 4, 2 3 4। हमें क्या चाहिए सर? इनकी सेविंग का रेशियो। लेकिन सेविंग का रेशियो जब आप निकाल रहे हैं तो सवाल में कह रहा है उसकी बचत उसकी इनकम का 1/3 है। उसकी बचत उसकी इनकम का, यानी उसकी इनकम 3 है तो उसकी बचत 1 है, तो खर्चा कितना रहा होगा? 2। यानी हमें मेरे प्यारे बच्चों उसकी इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 करना है। देखो यार, सबसे पहली चीज ये है कि अगर उसकी इनकम 5 है, अगर उसकी इनकम 5 है तो भैया उसकी इनकम का हर हाल में 2/3 हिस्सा खर्चा करता होगा। आपने कहा हाँ, तो बचत कर रहा होगा 1/3, तो ये आएगी बी की बचत। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गया कि बी की जो बचत होगी वो हर हाल में 5 का मल्टीपल होगी। बी की बचत 5 का मल्टीपल होगी। अब बी की बचत 5 का मल्टीपल यहां पे भी, यहां तो ये ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन से फंस रहा है, सोल्व करना पड़ेगा। आइए सोल्व कैसे करें, ध्यान देना। सोल्व करने का फिर तरीका ये है क्या कि भैया किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो ना सर, तो सबसे पहले करो इन्हें इक्वल। तो हम इन्हें 3-2 में लाना चाह रहे हैं, तो पहले इसे 3 से करो, इसे 5 से करो। कर दिया जी, ये तो हो गया इक्वल। अब 3-2 में करना चाह रहे हो तो इसे 3 से करो, इधर 2 से करो। यानी ये 9 से किया तो सबको 9 से करना पड़ेगा, या 10 से किया तो सबको 10 से करना। सब कुछ सोल्व मत करो, बस बी पे ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आंसर है ही नहीं, उन दोनों में छांटना है। 3 3 9, 9 5 45 आया, 5 दूनी 10 30, 45 में 30 क्या 15। यानी या तो मेरा आंसर 15 होगा, 15 का छोटा टुकड़ा होगा जो 5 से भाग जा रहा। तो ये तो 20 से बड़ा आ गया, तो आंख बंद करके ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। अगर आप सोल्व करना चाह रहे हैं राजा, तो फिर कुछ नहीं, 9 से इधर भी गुना करो, 9 से इधर भी, 10 से इधर भी, सीधा ही लिख दे रहा हूं 10 से यहां। तो ये 9 चौक 36 में 20 गया 16 आया मेरे भाई, और 6 नीम 54 में से 40 गया 14 आया। तो 16 15 14 मेरे प्यारे बच्चों इनकी बचत का अनुपात आ जाएगा। पूरा मत सोल्व करिए, आपने देखा 5 का मल्टीपल बी ये और ये तो है नहीं, वो दोनों फंस गए गलती से, तो उनमें से कोई एक ब्रेक करना है तो बी पे ही ब्रेक कर लेते हैं। आइए बाबू, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच साइड, पिरामिड है भाई, ईच साइड ऑफ विच इज 18 सेंटीमीटर। कहता है जो ट्रायंगल है उसकी हर एक भुजा 18 सेंटीमीटर, हर एक भुजा 18 सेंटीमीटर। ईच स्लांट एज इज 28 सेंटीमीटर। कहता है हर एक जो तिर्यक किनारा है वो मेरे भाई यहां से समझाने की कोशिश करता हूं बाबू। हर एक तिर्यक किनारा मेरे बच्चे जिसकी 18 है, प्रत्येक तिरछा किनारा 28 है। कहता है तिरछा किनारा 28 है, पिरामिड की अच्छा ऊंचाई ही पता करनी है। देखो यार, आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये सरकम रेडियस होगी। आप कहेंगे हाँ सर ये सरकम रेडियस है, ये हाइट हो गई, मुझे एच की वैल्यू निकालनी है। देखो यार, अगर यहाँ रूट में नहीं होता ना तब तो मैं ट्रिपलेट पे जाता, लेकिन रूट में है तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस का क्या फार्मूला होता है? तो ये होगा a अपॉन √3। आपने कहा सर हाँ a अपॉन √3 हमने कर दिया, 18/√3। परिमेयकरण करेंगे √3 से √3, तो ये आया 3 3 6 18, तो ये आया मेरे बच्चे 6√3। तो ये वाली वैल्यू जो आई ये 6√3 है। हाँ जी, अब मेरे राजा इसे सोल्व करना। तो बाबू सबसे पहले रेशियो उठाते हैं इसका, 2 से काटा 3√3 ले लेते हैं इसे, और 2 से काटा 14, बाद में 2 से गुना करना ध्यान रखना। 14 का वर्ग आया 196,
और 3√3 कवर करेंगे, 3 कवर 9 होती है 27, घटाएंगे मेरे राजा, 16 में 7 गया 9, और भैया यहाँ कितना आया तुम्हारा 8, 8 में 2 गया 6, 169, 169 का वर्गमूल आया 13, 13 का डबल, क्योंकि मैंने 2 से काटा होता तो 26, इसका मतलब मेरे बच्चे हाइट आ जाएगी 26। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है 6 कोट थीटा, तो मेरे बच्चे 6 कोट क्या होता है भाई, कोस बटे साइन, बराबर 4√3 साइन, नहीं कोस, कोस से कोस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मेरे बच्चे √3 से काटेंगे √3, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3/2, यानी साइन की जो वैल्यू आ गई 0 से 90 में है तो 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब भाई यहां वैल्यू रखनी, सोल्व करके सिंपली आंसर निकाल दीजिए, कुछ है नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये डीआई का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि पेपर अगर थोड़ा बहुत भी टफ बनाएगा, टफ तो नहीं लेकिन कैलकुलेटिव बनाएगा, तो डीआई में बनाएगा, तो डीआई कोई टफ वाली चीज है नहीं। अब आते हैं आगे कि हमें करना क्या है सवाल में, और डीआई के सवालों को कैसे करें। देखो 1-2 क्वेश्चन ही बैलेंस कर देता है पेपर को। सवाल में कह रहा है दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करो, प्रश्नों का उत्तर दे, फलाना दिख रहा है, ये टोटल बच्चे 1800 हैं और पास होने वाले बच्चे 1200, ये 1800 भाई हैं और ये मेरे बच्चे 1200 बच्चे। हमसे सवाल में कह रहा है जी इनमें कंपैरिजन करके बताओ कि किस इंस्टीट्यूट में जो पास होने वाले बच्चे हैं वो उसमें उपस्थित होने वाले बच्चों की तुलना में चौथा सबसे हाईएस्ट, यानी नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है और चौथे पे कौन है, उसकी कैलकुलेशन हमसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां 1800 और 1200 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो कंपैरिजन करवा रहा है तो। अगर कंपैरिजन नहीं करा रहा और कुछ रियल में ले जाना चाह रहा है तो दिक्कत है। आपको बताया था मैंने क्लास में, याद होगा कि भाई जब भी कंपैरेटिव वैल्यू पूछे तो वहां हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे जरूरत नहीं पड़ती, समझने की कोशिश करिए, या आपको अगर ये चीज दिखाई दे रही है तो मैं इसको छोटा करता हूं ताकि आप जल्दी से समझ पाए इस बात को। मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं, डाटा दिख रहा होगा भाई, मान लेते हैं कि टोटल बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं वो m है और जो पास हो रहे हैं वो p है। 1800 1200 के मारो गोली m और p है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ए जो सेक्शन है, मतलब ए जो इंस्टीट्यूट है, उसमें कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, 108 डिग्री, तो m का 108 डिग्री अपीयर हुआ है, तो भाई 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो 108 की वैल्यू क्या है। आपने कहा जी ठीक है। और अगर मैं यहां पे बात करूं मेरे बच्चे, यहां ए में, तो ए में पी का 15% पास हुआ है, तो मतलब टोटल बच्चे थे पी जो पास हुए, उसका 15% पास हुआ है। ये कंपैरिजन हुआ मेरे बच्चे ए इंस्टीट्यूट का। ऐसे ही मेरे बाबू अब हम निकालते हैं बी इंस्टीट्यूट का कंपैरिजन। जब बी इंस्टीट्यूट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बी कहां है, ए रहा, बी में 51 डिग्री है, तो यहां हम लिखेंगे कि एम टोटल थे, इसका 51/360, और यहां अगर हम बात करें तो बी में 18% है, तो भैया टोटल पी पास हुए थे उसका 18% बचेगा। देखो अगर एक्चुअल परसेंटेज पूछता तब तो मैटर करती चीजें, लेकिन यहां जो पूछने लग रहा है ना, वो पूछ रहा है कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करोगे इस तरीके से पांचों का, तो होगा क्या मेरे बच्चे कि ये वाली वैल्यू हर एक में कॉमन आके कटती रहेगी। कौन सी वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू, m/360 m/360 m/360, यहां p/100 p/100 p/100, ये सारे में प्रॉपर कैंसिल होता चला जाएगा। यानी फर्क जो पढ़ना है सवाल में वो पढ़ना है सिर्फ 15 और 108 का। तो हमें कंपैरिजन लेके बस इसको सेट करना है कि किस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी और किस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आ रही। अब शायद आप सवाल को थोड़ा सा सही से समझ पाए होंगे। भाई क्यों नाराज हो रहा है, तो अब आप समझ पाए होंगे सवाल को जल्दी से। अगर आप समझ पाए हैं तो ये देखो कि 108 का 18% निकालना है, 39 का कहां गया, सॉरी 108 का हमें निकालना है 15%। तो पहले वाले में हम बात करें तो 108 का 15%, 108 का 15%, यानी 108 पे 15 कितनी बनी, ई, ये तो था मेरे बच्चे ए। फिर बात कर रहे हैं हम ई की, ई में है 39 पे 9। अगले वाले की बात करें तो मेरे बच्चे डी में है 28 और यहां है 90, 90/28/90। ये है मेरे बच्चे डी, ए बी ए ई डी, उसका सी पे आते हैं भाई। तो सी की अगर हम बात करें मेरे बच्चे तो 30 और यहां कितना है 72, तो 30/72। और मेरे बच्चे लास्ट है बी, बी में है कितना वहां 18 और यहां है 51, 18/51।
अब हमें यहां देखना है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी की सबसे छोटी, चौथे नंबर पे कौन सी आ रही। बस हमें इतना अंदाजा लगाना और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखो यार यहां पे क्या है, हल्का हल्का सा रेशियो चेक करो, 15 7 105, यानी 7 पॉइंट नीचे कुछ कुछ बचेगा। यहाँ 9 चौक 36 मेरे बच्चे, तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग बचेगा। यहाँ 28 से काटेंगे, 28 3 84, यानी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग बचेगा। यहाँ देखे तो 30 दूनी 60, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग बचेगा। यहाँ देखिए मेरे बच्चे तो 18 3 54 तो हुआ नहीं, तो 18 दूनी यानी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा। अब आप जानते हैं नीचे जितना छोटा होगा रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पहला तो पूछा नहीं है, तो मेरे बच्चे इन दोनों में से पहला दूसरा कोई डिसाइड कर लेगा, हाँ है ना। तीसरे नंबर पे मेरे बच्चे ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा और पांचवें नंबर पे ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे कम है और हमसे पूछा फोर्थ, तो फोर्थ हो जाएगा ई। दूसरी बात एक ध्यान रखना, अगर आप एक्चुअल परसेंटेज निकालने जाएंगे ना, तो ये 1/7 जो होता है ये लगभग 14% आया, जबकि एक्चुअल जो आंसर होगा वो 14% किसी भी रूप में नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि एक्चुअल परसेंटेज निकालोगे तो 1800 और 1200 का भी रोल आएगा उस सवाल में, लेकिन सवाल ने आपसे एक्चुअल परसेंटेज पूछा ही नहीं। सवाल ने तो सिंपल एक काम कहा कि भाई कंपैरिजन करके बता दो इन पांचों में कि सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम परसेंटेज किसमें। तो आप इस मेथड के थ्रू केवल और केवल कंपैरिजन कर पा रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू दूर दूर तक भी नहीं भटका पाएंगे आप। मेरी बात समझ गए, नजदीक नहीं दूर दूर तक भी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे इसका, लेकिन कंपैरिजन है कौन बड़ा छोटा वो निकाल पाएंगे। तो इस सवाल में मेरे बच्चे चौथा हाईएस्ट जो आएगा वो होगा ई, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको मजा आया होगा पढ़ के। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।